तो देखो कल हम लोग प्रॉपर्टी तक पढ़ चुके थे ना, प्रॉपर्टी वगैरह सब कोवेलेंट कंपाउंड का डिस्कस किए थे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लिए थे, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सब कुछ डिस्कस किए थे। मोबाइलिया में मत झाँको, हमको देखो, ठीक है। यहाँ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, अभी इसे झाँकना, ठीक है। तो वो सब पढ़ चुके थे। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ना है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हेडिंग डाल लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखो कि दिस थ्योरी गिवन बाई हिटलर एंड लंदन। हिटलर और लंदन ये दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। हिटलर, लंदन, लंदन देश नहीं है, यहाँ पर ये साइंटिस्ट का नाम है हिटलर और लंदन, ये दोनों साइंटिस्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिर कॉमा देके लिखना है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा देके लिखना नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर कॉमा देके लिखना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। इतना लिख लिया क्या तुमने? देखो क्या लिखा सेकेंड पॉइंट में, तुमने लिखा कि इस थ्योरी की मदद से हम लोग क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं वो तुमने लिखा कि इस थ्योरी की मदद से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर को बता सकते हैं, ठीक है। उसके हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैसे लिखते हो? गलत लिख दिए, फिर डबल सी डॉट, वही शुरू कर दिए बाकियों की तरह, कुछ स्पेशल ATQ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, KQB वाला लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन take place by overlapping of overlapping of half filled valence orbitals। valence अच्छा ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड। हाँ भाई, हाफ जो तुम लोग हो, हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स। फुल स्टॉप लगा के लिखो दिस ओवरलैपिंग belongs to same type और different type atom। अब एक सबसे बड़ी बात जो है वो मैं बता दे रहा हूँ कि हम जिससे डिफिनीशन लिखवा रहे हैं ना, तो ग्रामर एकदम मत छाटने लगना उसमें, ठीक है ना। कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये है, वो सब गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं टीचर केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश का तो हूँ नहीं। तो इसलिए कुछ अगर मैं ही सब काम करूँगा तो बाकी के टीचर क्या करेंगे? कुछ काम जैसे जिसका जो काम है ना वो काम उसी को देना चाहिए। क्या इसका क्या मतलब समझाऊँ? नॉट आर मैन आर फूल्स, सम स्टे बैचलर्स। सारे इंसान बेवकूफ़ नहीं होते, कुछ कमारे भी होते हैं। यही इसका लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम खरीदे थे 12th में थे तभी ये टी शर्ट खरीदे थे, बहुत पुराना टी शर्ट है। अच्छा लगे ना लगे है तो पहनना ही पड़ेगा।
उसी समय ये करते थे, स्कूल में खूब पहनते थे ना, सारे सर लोग इसको नोटिस किए थे। सुनो सुनो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है कि नॉट ऑल मैन आर फूल्स, सम स्टे बैचलर्स। अच्छा अच्छा, सुन करके सोच, उनको नहीं, उनको मतलब नहीं पता होगा, अब मैं समझाऊँ उनको, तो सुन करके थोड़ा सोच में पड़ जाते थे। फिर ठीक है जाओ खेलो, और क्या ही बोलेंगे। पढ़े थे 2-3 सर लोग होते थे। क्या लिखा है जी इस पे सर? लिखा हुआ है नॉट ऑल मैन आर फूल्स, सम स्टे बैचलर्स। मैं जब पढ़ता था ना तो भी मैं ऐसे ही पढ़ता था, नॉट ऑल मैन आर फूल्स, सम स्टे बैचलर्स। ठीक है, तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लिखो लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि इनका जो, अगर देखा जाए इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। नीचे ब्रैकेट में लिख लो एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड is directly proportional to extent of overlapping, extent of overlapping, यही लिख लो एकदम फटाफट से। तो इसका मतलब बता रहे हैं, कोई भी पूछा हो, पूछे हो तो जानना चाहिए, इतना बेइज्जती वाली कौन सी बात है? इसका मतलब पूछे, हम नहीं पूछे हैं, फांसी पे थोड़ी चढ़ाएंगे। जहाँ डरना चाहिए वहाँ नहीं डरते हो, पूछने में डर लग रहा है, बेइज्जती हो जाएगी ना। ठीक है, तो इतना लिख लिया ना। अब देखो इस बात को समझो थोड़ा सा, ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है ये जानते हो कि नहीं? सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। हाँ, वो खाली एस का होता है ना, स्फेरिकल शेप का, ऐसा। एस वाला ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसे दिखता है। ठीक, मेरा थोड़ा गोला गड़बड़ हुआ होगा तो उसको नहीं ध्यान देना है, ठीक ना। पी वाला ऑर्बिटल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसे ही डी वाला कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है डी वाला, ठीक है। ऐसे ही एफ वाला कैसा दिखता है वो नहीं बना पाऊंगा। अरे हो, सही पकड़ रहे हो, ठीक है। तो हाँ, तो इसको देखोगे ना तो इस सेकेंड चैप्टर में तुमको मिल जाएगा इसका पूरा फिगर, ठीक है ना, वहाँ पे। तो मेन हम एस और पी को भी देखते हैं, ठीक। ये मान लो एस ऑर्बिटल है और ये वाला पी ऑर्बिटल है, ठीक। ये क्या है? ये हमारा एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि मान लो इसमें हम लोगों को क्या करना है? ओवरलैपिंग कराना है ना, ओवरलैपिंग कराना है। ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ कि मान लो कोई एस ऑर्बिटल किसी एस ऑर्बिटल के साथ ही अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, ऐसे ओवरलैपिंग कर ले, ठीक है, ऐसे ओवरलैपिंग कर ले, और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? ये भी एस और ये भी एस, दोनों सेम टाइप के थे, ठीक है ना, दोनों सेम टाइप के थे। या फिर क्या हो कि पी वाला ऑर्बिटल जो है वो किसी दूसरे पी वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ले, ठीक है ना, ये किसी दूसरे पी वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ले, ये भी सेम टाइप का है। तो ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो? ओवरलैपिंग का मतलब कि एक ऑर्बिटल से, मान लो ये अगर एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल, ठीक, ये दोनों आए और ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप कर लिए, एक दूसरे के ऊपर आ गए। ओवरलैप का ही मतलब होता है ना, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ये अगर ओवरलैप कर लिए, ठीक है, तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, जो तुमने लिखा है। देखो अभी देखो कोवेलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है, ध्यान समझना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है? ऐसे ओवरलैपिंग होने की वजह से, ठीक है ना, ऐसे ओवरलैपिंग होने की वजह से। अब मान लो ये ओवरलैपिंग ऐसे हो जाए एकदम यहाँ से इससे, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा ना, ये मजबूत होगा। और एक ओवरलैपिंग जो हो मान लो ऐसे हो जाए,
तो ये कम मजबूत होगा। लग रहा है कि थोड़ा सा जोड़ लगाया नहीं कि अलग अलग हो गया टूट टाट के बराबर, ठीक। तो ये कम हुआ, तो ये एक्सटेंट यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक। यही बताया गया है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ करने का मतलब क्या है, मजबूती, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो मजबूती है वो किस पे डिपेंड करेगी, ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पे, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, यानी जो ओवरलैपिंग हुई है वो किस टाइप की हुई है। अभी मैं 2 टाइप की ओवरलैपिंग बताऊंगा, ठीक है, किस टाइप की हुई है, ठीक है। मतलब ओवरलैपिंग किस ऑर्बिटल के बीच में हुई है, किस टाइप की हुई है, ये सारी चीज़ें मिला करके तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है कैसी है, ज़्यादा मजबूत है ओवरलैपिंग की, कम मजबूत है, ठीक है, उस आधार पे। तो इसके बाद लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, अभी तक हमने क्या सीखा कि ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है कोवेलेंट बॉन्ड, यही सीखा ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे कौन डिपेंड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन, कहाँ कहाँ डिपेंड करेगा ये, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ डिपेंड करेगा, तो सबसे पहली चीज़ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, क्या है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, लिख लो इसको। टाइप क्या लिखे हो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ना, अच्छा ऐसा लिखे हो क्या, हाँ तो थोड़ा देर के लिए उसको काट दो, थोड़ा देर के लिए, अब एक बार काट दिए तो काट दिए कि थोड़ा देर के लिए कब बीच में हटेगा थोड़ी, ठीक है। पहला लिख लो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, और दूसरा है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है वो किस नेचर का है। देखो नेचर ऑफ ऑर्बिटल वाला बहुत सिंपल है, इसलिए यहीं पे बता दे रहा हूँ। नेचर ऑफ ऑर्बिटल के आधार पे देखो 2 होते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ठीक है ना। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, जैसे देखो नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, किसकी, इस वाले की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, नेचर ऑफ ऑर्बिटल की। मान लो एस वाला ऑर्बिटल एस वाले के साथ ओवरलैप कर गया, एस वाला किसके साथ ओवरलैप किया, एस वाले के पास। ये दोनों सर्कुलर हैं, इस वजह से हम लोग इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, किधर हो रहा है, कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन यहीं अगर पी वाले के बीच में हो जाए, यहीं अगर पी वाले के बीच में हो जाए, देखो हम लोग डायरेक्शन यहाँ बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन है, इस एक्सिस पे हो रहा है ओवरलैपिंग, बता सकते हैं ना कि ओवरलैपिंग किस एक्सिस पे हो रहा है। यहीं अगर ऐसी ओवरलैपिंग हो, ठीक, तो भी हम लोग बता सकते हैं कि किस एक्सिस के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इसके शेप की वजह से। जो ये क्या कहते हैं, हम लोग जो डायरेक्शन को बता रहे हैं उसका रीजन क्या है, मेनली उसका रीजन है किसका, शेप, जो ऑर्बिटल का शेप है, ठीक है। ऑर्बिटल के शेप की वजह से हम लोग इसके डायरेक्शन को बता पा रहे हैं, ठीक। और शेप एक्चुअली होता क्या है, ऑर्बिटल का नेचर ही है, ठीक। शेप को हम लोग किस में लेंगे, ऑर्बिटल के नेचर में। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल के आधार पे 2 टाइप की ओवरलैपिंग देखो हमने देखी, कौन कौन सी, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल और ये हो गया डायरेक्शनल, ठीक है। तो ऐसी ओवरलैपिंग जिसमें हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन ना कर पाएँ वो कहलाएगी नॉन डायरेक्शनल, और ऐसी ओवरलैपिंग जिसमें हम लोग डायरेक्शन को पता कर पाएंगे, ठीक है, उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे, वो होगी डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। तो ऐसे ही बना करके नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल लिख लो। तो ये वाला लिख लो, देखो जो पूछे थे ना अभी, देखो एक ओवरलैपिंग होती है जो नॉन डायरेक्शनल टाइप की होगी, ठीक है ना, दोनों ऑर्बिटल जो होंगे वो नॉन डायरेक्शनल होंगे। एक ओवरलैपिंग होती है जो डायरेक्शनल टाइप की होती है, यानी दोनों ऑर्बिटल जो होंगे वो डायरेक्शनल टाइप के होंगे, जैसे पी, ठीक है। एक ओवरलैपिंग और होती है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्बिटल डायरेक्शनल होगा, एक ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होगा, ठीक है। जब मान लो कोई एस वाला किसी पी वाले के साथ ओवरलैपिंग कर लिया, तो एस है नॉन डायरेक्शनल, पी है डायरेक्शनल, तो नॉन डायरेक्शनल टाइप की ओवरलैपिंग हो गई ना। तो ऐसे केस में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सबसे ज़्यादा एक्सटेंट किसका होगा, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग का, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सटेंट होगा किसका, डायरेक्शनल का, ठीक है। फिर उसके बाद किसका होगा, नॉन डायरेक्शनल का मतलब जैसे मान लो ये है,
ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल वाला है और ये डायरेक्शनल वाला है। ठीक, तो ऐसी ओवरलैपिंग। और फिर उसके बाद सबसे कम किसका होगा? नॉन डायरेक्शनल का। ठीक है, तो ये बना लो फिर जल्दी से, फटाफट से इसका ऑर्डर लिख लो। अब अगर तुमसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, कौन सा कमज़ोर होगा, तो वहाँ पे तुम ये चीज़ें देख सकते हो कि जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, जो भी दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं उनमें कैसी ओवरलैपिंग हुई है, मतलब वैलेंस ऑर्बिटल देखना कौन सा है जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में भरा गया है, पी में भरा गया है कि एस में भरा गया है, किस में भरा गया है। तो उस आधार पे तुम बता सकते हो कि ओवरलैपिंग कितनी मजबूत है या कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत है। अभी बताएंगे एक एग्जाम्पल, पहले लिखते चले जाओ। तो अगर यहाँ तक लिख लिया है तो अब इसके बाद हेडिंग डालना टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो इतना लिख लिया है तो हेडिंग डालना टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में पहला लिखो एक्सियल ओवरलैपिंग, पहला लिख लो, पहला टाइप एक्सियल ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में क्या किसकी है स्पेलिंग? अरे राम रे राम, हमसे कोई स्पेलिंग पूछता है तो हमारा एकदम ऊपर से नीचे पसीना छूटने लगता है। एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, ये लिख लो। या इसी क्या, या इसी को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसी को क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। या इसी का एक और नाम होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल, इसी के आगे सीओ बस लगा देना, मन होगा तो लिखना, नहीं मन होगा मत लिखना। ठीक है, अब उसके बाद हम जो लिखे हैं तुम लिख दो। एल लग रहा है ना तो एल कर लो, एक्सियल है वो, एल कर लेना, AXIAL एक्सियल। ठीक है, अब ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग, इतना हंसने वाली कोई बात नहीं थी, अरे हम लिखे क्या नहीं है। अब यहाँ पर लिखो लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग, या इसी को बोलते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग, ठीक है, या इसी का नाम होता है लेटरल ओवरलैपिंग, इसी का नाम होता है लेटरल। या इसी को बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, पहले तो इतना नाम लिखवा दे रहा हूँ ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग। हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी उनकी इंग्लिश बहुत तेज़ थी, इंग्लिश से PhD थी वो, जाहिर सी बात है तेज़ ही रहेगी। उनके सामने वो तब क्या एकदम कंटाव इंग्लिश बोलती थी, उनके सामने अगर कोई इंग्लिश जाता था लड़का और इंग्लिश में बोलने लगता था ना तो मुस्कियाने लगती थी, जानती थी कि हमारे सामने अंग्रेजी बोल रहा है, देखो भला मूर्ख का। लेकिन मज़े की बात देखो, यही चीज़ मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती थी कि अगर कभी भी जाती थी ना जैसे इस स्टेज पर कुछ बोलने, स्पीच वगैरह, हिंदी में बोलती थी, इंग्लिश में तभी बोलती थी जब उनको बोला जाए बोलने के लिए। और सबसे बड़ा रीज़न कहती थी कि हिंदी बोलने में मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, मतलब इंग्लिश से पढ़ी हूँ और PhD किया है, लेकिन हिंदी बोलने में शर्म कैसी, खुद बताई थी वो अपने मुझसे ये सब बातें, ऐसा नहीं कि मैं अपने से बोल रहा हूँ, बता देती थी हिंदी बोलने में शर्म कैसी। अगर मैं इंग्लिश में बोल भी दूँ, अगर मैं इंग्लिश में स्टेज पे आके बोल भी दूँ तो मुझे स्टेज पर से सुनने वाले जो लड़के हैं वो 6 क्लास से लेकर के ऊपर तक वाले हैं। एक बार अगर मैं मान भी लूँ कि ऊपर वाले समझ जाएंगे, लेकिन 6 वाले, क्योंकि 6 क्लास में जो बच्चे आते थे नवोदय में वो अधिकतर ग्रामीण इलाके से आते थे जो हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। अब वो लड़के के सामने अगर तुम अंग्रेजी बका दोगे, उसके लिए करिया अक्षर भैंस बराबर, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो हिंदी में बोलती थी। हाँ डेथ हो गई उनकी, अभी 30 मई को डेथ हुआ। हाँ अभी इसी साल, नहीं मुझे पता ही नहीं कहाँ, हम लोगों को पता भी चला ना, एक दिन बाद पता चला, मुझे एक दिन बाद पता चल गया था, अब बाकी लोगों को 2-3 दिन बाद पता चला। क्या करेंगे जाके, हमारे जाने से क्या वो आ जाएंगी, तो फिर ये सब आडंबर में मैं नहीं मानता बिल्कुल भी कि चला। हाँ दुख हुआ था उस दिन थोड़ा सा, भाई उनके साथ अटैचमेंट था, 7 साल उन्हीं के साथ रहे थे,
है ना, सोते जागते उन्हीं को देखे थे, रोज़ सवेरे सवेरे आती, उनका एक एक चीज़ याद है कि वो कैसे छाता लेके आती थी अपने रूम से निकल करके, कैसे छाता लेके जाती थी चश्मा पहन के, सब याद है। तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। तुम जिस डेस्क पे अगर बैठते हो, अगर साल भर उस डेस्क पे बैठ लो, तुम्हारा उस डेस्क के साथ मोह हो जाता है, ठीक है। कभी नोटिस करना, तुम लोगों का तो स्कूल है 2 साल से बंद है, क्या ही मोह होगा, ठीक है। नहीं तो लड़के जो जिस डेस्क पे बैठते हैं ना, उस डेस्क पे अगर कोई चढ़ जाता है, पैर मतलब चढ़ेगा तो पैर रख के, अगर कोई चढ़ जाता है तो उसके ऊपर गरमा जाता है, तुम मेरे डेस्क पे पैर कैसे रख दिए, इतना मोह हो जाता है। तो फिर भी इंसान थी। तो ये सब होता है, ठीक है। ये दोनों लिख लिया क्या, ये दोनों। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लो एक्सियल ओवरलैपिंग, हेडिंग डाल लो एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसके बारे में लिखो। एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में लिखना है, लिखो व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, when overlapping of orbital occurs along the axis, occurs along the axis, along the axis, then it is called as axial overlapping, then it is called as axial overlapping. Along axis, then it is called as axial overlapping, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, this type overlapping, this type overlapping is more effective than partial overlapping, this type overlapping is more effective, is more effective than partial overlapping। इसको अब देखो, यहाँ से तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रहा है, इसको जा करके रोज़ का रोज़ एकदम याद करना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आता है लिखने को, ठीक है ना। इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना क्या होता है। तो क्या लिखा, लास्ट पॉइंट पढ़ो जरा, इफेक्टिव देन पार्शियल ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाय दिस ओवरलैपिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बाय दिस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड, सिग्मा, हाँ कब यह सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड। घर घुर कर रहा है क्या, मैसेज से परेशान हो गए हैं। हाँ, क्या वीडियो रखोगे, कैसा इज्जत, मुझे नहीं परवाह रहती इज्जत बेइज्जत की। किस चीज़ का टिप्स दूँ, कुछ नहीं, ऐसे अपने आप को नॉर्मल इंसान समझो। अगर एवेंजर समझोगे तब तो बेइज्जती लगेगा ही कि अरे हम तो थॉर हैं, ऑडिन के बेटे, ठीक है, तब बेइज्जती लगेगा, ठीक है ना। तुम्हें भूलना पड़े, तुम्हें एकदम भूल जाना पड़ेगा कि तुम कोई बहुत ही स्पेशल आदमी हो, अपने आप को सबसे कम समझना चाहिए, तभी यही एक तरीका है बेइज्जती से बचने। बेशक बुरा लगता है, ऐसे अगर मुझे भी कोई कुछ बोल दे तो बुरा लगता है, इंसान हो ना, इंसानी प्रवृत्ति है, बुरा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अरे तुम कुत्ते को मार दो उसको बुरा लगता है, गाय को कभी मार दो उसको बुरा लगता है, ठीक है। वो पशु हैं बेचारे, लेकिन उनको भी बुरा लगता है, लेकिन तो फिर हम लोग तो इंसान है ना, हम लोग को भी बुरा लगता है, ठीक है। यानी कुछ भी कहो, लेकिन है तो कॉर्डेटा हमारे ही ग्रुप के वो लोग भी, जैसे तुम वैसे कुकुर, तो फिर क्या है कि बेइज्जती, ठीक। तो बेइज्जती करने वाली कोई चीज़ नहीं है। देखो, बेइज्जती से बचने का यही तरीका है कि अपना खुद का मजाक उड़वा लिया करो कभी कभी। जैसे मैं बहुत मजाक उड़वाता था अपना, बहुत ऐसी चीज़ें करता था जिससे मेरा मजाक बन जाए, लोग हंस लें थोड़ा सा, मुझे भी मज़ा आता था, वो लोग भी हंस लेते थे, बस खुश हो गया, मेरा इज्जत ख़त्म, अब ठीक है। हाँ, तब हो ही तुम ऐसे, तुम करवाते क्या, तुम्हारा वही जाता होगा। तो कोई मतलब नहीं है इस सब का, अपना बेइज्जती वेस्ती हो रहा है तो होने दो। हैं, इज्जत कमा के भी क्या करोगे, जिस दिन कुछ बन जाओगे उस दिन अपने आप इज्जत बन जाएगी। हैं, एक चीज़ याद रखना कि आज के, जैसे तुम आज जिस स्टेज पे हो ना, आज से ठीक 7 या 8 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक 7 या 8 साल बाद कोई तुमसे नहीं ये पूछने वाला है कि तुम किस ब्रांड का टी शर्ट पहनते हो, कौन सा हेयर स्टाइल फॉलो करते हो, क्या करते हो, कैसे चलते हो, ठीक है, बाइक से जाते हो कि पैदल जाते हो, कोई ये सब नहीं पूछेगा। सब लोग यही पूछेंगे कि तुम इस लैप ऑफ टाइम में, इस 7-8 साल में क्या अचीव किए हो। सत्य है, और अगर अभी बेइज्जती और इज्जत के चक्कर में पड़े तो फिर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे इस 7-8 साल में। तो अगर कुछ हासिल करना है तुमको अपनी इज्जत को भूलना पड़ेगा भाई।
क्योंकि इज्जत जो है ना वो हमारे अंदर ईगो लाने लगती है, अहम। कोई कुछ बोल देगा तुमको अहम पे लग जाएगी बात तुरंत, अरे यार हमको ऐसा बोल दिया। ये ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे मन में ये फीलिंग आती है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। रियलिटी देखो बता रहा हूँ, जब भी तुमको अगर मान लो कोई कुछ बोलता है तुम्हारे मन में यही भाव आता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, ठीक, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर ईगो जन्म लेने लगता है कि हमको ऐसा बोल दिया, अब उसको जवाब देंगे। तो क्या कहते हैं, इसी बेइज्जती की बेइज्जती जो होती है ना वो यहीं से, बेइज्जती की वजह से ईगो जन्म लेने लगता है कि ईगो लगता है तुरंत, कोई भी बात तुरंत दिल पे चोट मारेगी तुमको। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, इट इज़ मोर डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। इट इज़ मोर डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। इट इज़ मोर डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। इट इज मोर डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। देखो, एक होता है एस एस ओवरलैपिंग। क्या होता है? एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरा हो एस एस ओवरलैपिंग होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एस एस टाइप, ये सिग्मा बॉन्ड बना। ये क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? पूछ भी नहीं रहे हो, पूछो, नहीं आता है तो। अच्छा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब मान लो अगर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल कर लिया, यानी एस पी टाइप की ओवरलैपिंग हो गई, यानी ऐसी, ठीक है। तो हम लोग एक दिन पढ़ा रहे हैं दूसरा चैप्टर, उसके बाद तो फिर ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। एक होता है पीपी टाइप की ओवरलैपिंग जो अभी बनाए थे, पीपी। अरे कभी भी जब एलिमेंट के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है ना, तो उसमें जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा ही बनता है, ठीक है। और सिग्मा के अलावा जो भी बनेगा वो ये होगा, पाई होगा। यानी कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। कौन होते हैं? पाई बॉन्ड। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। बस यही याद रखो, यही होता है सिग्मा और पाई, और कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरे चैप्टर में ये नहीं है, ये इसी चैप्टर में है, इसी में पढ़ाएंगे। अच्छा, ओ ये इसका ड्रॉबैक नहीं, ड्रॉबैक नहीं, ड्रॉ करने वाला वो। हाँ ठीक है, ये बता देंगे, ठीक है। बताएंगे क्या यस और पी का ड्रॉ करेंगे, डी का भी मान लो ड्रॉ कर देंगे, एफ वाला तुमको इमेजिन करना पड़ेगा अपने से, ठीक है। फिगर दिखा देंगे मोबाइल में, देख लेना। तो यही है, देखो ये इतने टाइप की ओवरलैपिंग होते हैं। यानी यस एस ऑर्बिटल वाले जब करेंगे तो एस एस ओवरलैपिंग, एस पी वाले करेंगे तो एस पी ओवरलैपिंग, पी पी वाले करेंगे तो पी पी ओवरलैपिंग। कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट लिखो, अब तुम हेडिंग डाल लो पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग। बहुत बहुत बधाई तुम लोगों को इस नाग पंचमी की। जाके दूध पी लेना, आज के दिन नाग जो होते हैं दूध पीते हैं ना। हाँ यस सर, ठीक है। तो लिखो, अच्छा वो थैंक यू सर बोले, सेम टू यू सर नहीं बोल दिए। तो लिखो अगला, देखो पार्शियल ओवरलैपिंग में सबसे पहला पॉइंट कि दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑलवेज ऑकर्स आफ्टर द एक्सियल ओवरलैपिंग। This type of overlapping always occurs after the axial overlapping। यानी कि जो पार्शियल ओवरलैपिंग होगी वो जब भी होगी तो एक्सियल वाले के बाद ही होगी, ठीक है। अगर एक्सियल नहीं हुआ तो पार्शियल भी नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाए और एक्सियल हुआ ही ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ, this type of overlapping results into the formation of pi bond। this type of overlapping results into the formation of pi bond। next point लिखो, partial overlapping always occur, partial overlapping always occur perpendicular, always occur perpendicular to the internuclear axis, perpendicular to the internuclear axis। लिखा क्या? वाह, हाँ बता रहे हैं, अभी फिगर बनाएंगे समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
This overlapping always occur when orbitals are present in a same plane, यानी दोनों ऑर्बिटल when orbitals are present in a same plane। ठीक है, अब देखो तुमने एक्सियल ओवरलैपिंग तो पढ़ लिया ना, एक्सियल ओवर, अब ध्यान से समझना, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। एक्सियल ओवरलैपिंग तुमने पढ़ा, एक्सियल ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते थे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि अगर ये दो ऑर्बिटल समझो, अगर ये दो ऑर्बिटल हैं तो ये ऐसे ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, ये था एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या था? एक्सियल ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरा बॉन्ड पहले बने? जब भी बनेगा पहले जो बनेगा वो पहला ही कहलाएगा, और जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन होता है? एक सिग्मा। कौन होता है? सिग्मा। तो हम लोग पार्शियल में क्या कहते हैं कि पार्शियल ओवरलैपिंग जो है वो जब भी होगा, पार्शियल ओवरलैपिंग जब भी होगा तो वो एक्सियल के बाद ही होगा। ठीक है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो कैसे बनता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है कि जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल है, हमने बना दिया, ठीक, ये एक ऑर्बिटल है, और ये मान लो ये दूसरा ऑर्बिटल है। ये कुछ कुछ क्रोमोजोम जैसा दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे कर देंगे तो क्रोमोजोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो दो ठो ऑर्बिटल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना दो ऑर्बिटल। अब मान लो ये भी देखो पी वाला है, ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? पी वाला ऑर्बिटल है। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? पी वाला ऑर्बिटल है। अब अगर ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे साइड से ओवरलैप कर जाएं, ये साइड से ओवरलैप कर जाए ना, इसे साइड से ये क्या करें? ओवरलैप कर जाएं, तो यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई। साइड से ओवरलैप करेंगे यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? पार्शियल ओवरलैपिंग। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? पार्शियल ओवरलैपिंग। इसके पहले जो हुआ था वो किस टाइप का था? वो ऐसे ऐसे था, फिगर याद होगा ना, ऐसे ऐसे। तो इसको बोले थे एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन। देखो एकदम भिड़ जा रहे थे आमने सामने से। ठीक है, तो इसको बोलते थे हेड ऑन, और इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल ओवरलैपिंग। अब ध्यान से सुनना कि ये ओवरलैपिंग हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या है ये? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब जैसे वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, वैसे ये कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? ये पाई बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे भी फिगर बना के दिखाया था, तो बताया था ना कि जैसे मान लो ये एस वाले हैं, ये एस वाले हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, ये बना था सिग्मा बॉन्ड, ये बना था सिग्मा बॉन्ड। वैसे ही ये कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड। अब ध्यान से समझना कि जो पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, यानी कि पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। अब पाई बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं। कितने? 3 तरीके के। कौन कौन से होंगे? ध्यान से समझना इस बात को। पाई बॉन्ड 3, पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है पाई बॉन्ड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं, या यूँ कह लें कि पार्शियल ओवरलैपिंग 3 तरीके की होती है। दोनों बातें सेम है। ठीक है ना? तो पाई बॉन्ड कौन कौन से होंगे? टाइप ऑफ, अगर पाई बॉन्ड हम लोग देखें तो पाई बॉन्ड के 3 टाइप होंगे। कौन? कितने? 3। हम लोग को 3 टाइप के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? देखो, एक होगा, अरे चुप रहे लड़का, एक होगा पी पाई बॉन्ड, एक होगा पी पाई बॉन्ड, एक होगा पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, और लास्ट होगा डी पाई बॉन्ड। क्या होगा? डी पाई बॉन्ड। इसका मतलब समझते हैं क्या है? पी पाई डी पाई और डी पाई। कितना बढ़िया लग रहा है नहीं बोलने में? बोल करके देखो एक बार। पी पाई डी पाई। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, तुम लोग तो बच्चे हो ही नहीं।
ना, एडल्ट एडल्ट नहीं हुए हो अभी, अरे वो क्या टीनेजर हो। सर आप पूछे थे ना कि मेरी दोस्त देखती है कि मेरी वीडियो, उससे पूछ रहे थे, कह रही है तुम्हारे से बच्चे हैं क्या, बात करते हैं तो ऐसा लगता है बच्चे ही हैं। बिल्कुल अच्छा मतलब देखती है ना, हाँ सर मुझे देखा। ठीक है, से पता चला कि देखती। अच्छा लगा, ऐसे ही देखते रहे लोग। ठीक है, देखो पी पाई बॉन्ड हुआ, पी पाई डी पाई बॉन्ड हुआ और डी पाई बॉन्ड हुआ। अब ध्यान से समझना, ये देखो ओवरलैपिंग किस किस ऑर्बिटल के बीच में हुई है, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो जब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग हो तो वो कहलाएगा पी पाई। क्या कहलाएगा, पी पाई। एक्चुअल में है क्या, ये पी ओवरलैपिंग ही तो है, पी ओवरलैपिंग है, लेकिन इनके ओवरलैपिंग की वजह से बनता क्या है, पाई बॉन्ड, इसलिए हम लोग पाई लगा दिए हैं आगे। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या लगा दिए, पाई। यानी कि अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते पी तो इससे पता न चलता, इससे पी लिखने से पता न चलता कि ये एक्सियल हुआ कि लेटरल हुआ, ये एक्सियल हुआ कि लेटरल हुआ। तो पता कैसे चलेगा, जब इसी के आगे पाई लगा देंगे। तो ये तो फिर पाई लगाने से क्या फिक्स हो गया, एक बात फिक्स हो गई कि अगर यहाँ पे पाई लग गया है इसका मतलब कि ये एक्सियल तो नहीं है, और एक्सियल नहीं है तो क्या है, पार्शियल है। एक्सियल नहीं है तो क्या है, पार्शियल है। तो बस यही बात हमें याद रखनी है कि पी पाई बॉन्ड का मतलब ये है कि जो दोनों ऑर्बिटल साइड से ओवरलैप कर रहे हैं, जो दोनों ऑर्बिटल साइड से ओवरलैप कर रहे हैं उसमें एक ऑर्बिटल पी है और दूसरा वाला ऑर्बिटल भी पी ही है। ठीक ना। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है पी पाई डी पाई की। तो वहाँ हमें ये बात याद रखनी है कि जो दो ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग होगी तो दो के बीच में होगी ना, एक को आदमी अपने ही में थोड़ी ओवरलैप कर लेगा, मार ठीक नहीं कर पाएगा। तो जब भी ओवरलैपिंग होगी दो के बीच में होगी, तो जो भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उसमें से एक जो है वो पी वाला ऑर्बिटल है। एक कौन है, पी वाला, और दूसरा कौन है, डी वाला। दूसरा कौन है, डी वाला। यस, पी के अलावा दूसरा ओवरलैपिंग दिख रहा है। दूसरा ऑर्बिटल कौन है, डी वाला। तो देखो जब ओवरलैपिंग पी और डी ऑर्बिटल के बीच में हो, पी और डी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो, कैसी ओवरलैपिंग हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। कैसी हो, साइड वाइज। तो पी और डी ऑर्बिटल के बीच में जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब उसके अलावा तीसरा आता है डी पाई, यानी कि ऐसी ओवरलैपिंग जो डी और डी ऑर्बिटल के बीच में हो। जैसे यहाँ पर पी और पी के बीच में हो रहा था ना, तो जब डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल यानी जो दोनों ऑर्बिटल हैं हमारे पास वो कौन है, डी वाले ही हैं। कौन है, डी वाले ही। तो जब डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए, क्या हो जाए, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, डी पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में, पक्का समझ में आ रहा है ना, तो बस खत्म। लिखो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड the electron density increases, the electron density increases, so repulsion increases। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा तो रिपल्सन भी तो बढ़ ही जाएगा इलेक्ट्रॉन के बीच का। ठीक है, अरे वाह क्या बात, पता नहीं कहाँ से निकाला है रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रिपल्सन इंक्रीजेज। फिर उसके बाद लिखो सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेज, सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेज। मतलब इसका समझना कि जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ओवरलैपिंग हो रही थी ना, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही थी, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे देखो साइड में आ रहे हैं, यानी इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो एकदम पास नहीं आ जा रहे हैं। तो पास इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उनके बीच का रिपल्सन बढ़ जाता है, उनके बीच का
रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। कैसा होता है? कमज़ोर होता है। तो ये अगर पूछा जाए कभी भी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा मजबूत होता है, तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है पाई बॉन्ड की तुलना में, ठीक है। और यही बात तुमने लिखी भी है एक्सियल ओवरलैपिंग में कि इट इज़ मोर इफेक्टिव देन पार्शियल ओवरलैपिंग, लिखा होगा ना? ठीक है, शाबाश। तो अब एक पॉइंट और लिखो, पाई बॉन्ड इज़ वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज़ वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। हम फिगर बना के देखो नहीं बताए हैं, एक को फिगर बना दिए, बाकी को ऐसे ही समझा दिए, तो समझ जाना ना, क्योंकि इसका फिगर थोड़ा अब जैसे डी पाई का फिगर बनाने लगूँ तो टाइम लगेगा ना। तो अब एक चीज़ बस याद रखना कि अगर मान लो जैसे डी ऑर्बिटल का हम लोग यहाँ ओवरलैपिंग पढ़े हैं, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल में देखोगे 4 लोब तुमको दिखेंगे, कितने? 4 लोब, ठीक है। तो अगर 2 लोब ओवरलैपिंग करेंगे, कितने लोब? 2 लोब। जैसे 4 लोब होते हैं तो उसमें जैसे ये यहाँ पर देखो 2 लोब दिख रहे हैं ना, पी में खाली 2 ही ठो लोब होता है, वैसे ही डी में 4 ठो लोब होता है। कितना? 4 लोब। तो अगर 2 लोब ओवरलैपिंग करेंगे तब तो पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। लेकिन अगर चारों लोब ओवरलैपिंग कर लिए तब बनता है डेल्टा बॉन्ड। वो तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस सुन लो। तब क्या बनता है? डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर चारों लोब ओवरलैप कर गए तो क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। यानी कि अगर डी पाई जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कितने लोब ओवरलैप किए होंगे? खाली 2 ही लोब, 2 लोब ओवरलैप किए होंगे, तब जाके डी पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। क्योंकि अगर चारों लोब ओवरलैप कर जाते तो डेल्टा बॉन्ड बनता, ठीक ना। ये चीज़ इतनी याद रखना, बस लिखना मत, इसको याद रखना, दिमाग में बैठा रखना, ठीक। तो आज के लिए इतना बहुत है, कोई दिक्कत? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा खत्म हुआ, ओवरलैपिंग भी देखो खत्म हो गया। कल से हम लोग तो कल से हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आज वाला? यस सर। ठीक है। हाँ, ओवरलैपिंग क्यों करते हैं? बॉन्ड बनाने के लिए। ओवरलैपिंग के बिना बॉन्ड बनेगा ही नहीं ना। जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जैसे हमने शुरुआत में ही लिखा कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। अगर ओवरलैपिंग होगा ही नहीं तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ये बॉन्ड बनने का क्या मतलब है? बॉन्ड बनने का ही मतलब है कि जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में आके ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, तब जा करके कोई नया बॉन्ड बनता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जब भी ओवरलैपिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आके ओवरलैप करेंगे। और फिगर में देखा होगा, जब मैं बना रहा था फिगर, तो वहाँ बीच में से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था, जहाँ ओवरलैपिंग हो रही थी, दिखा रहा था ना। तो वो इसीलिए, ठीक। तो इसको बस याद रखना कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए ओवरलैपिंग होती है। और कोई दिक्कत? हाँ, उनको स्टेबल होना है ना, तो वो होगी ही। कभी कभी हम लोग करवाते हैं ये रिएक्शन। और कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी से पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज जाना और घर से पढ़ के आना, ठीक ना। यही बस तुम्हारा आज का काम रहेगा, इतना पूरा कर लो। और जो भी कन्फ्यूजन हो वो मुझसे आकर के पूछना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना बहुत है। थैंक यू।